Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Mohammed Tahir and I am Associate Professor of Pharmacology. आज का जो टॉपिक है दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स या इसका दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स। अब इस डायग्राम को आप फोकस करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये बार बार जब तक जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक का प्रोसेस हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन तक, ये वाली डायग्राम बार बार आएगी। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये तीन चार ऑर्गन्स जैसे जीआईटी है और लिवर है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है प्लस किडनीज हैं, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम कोई भी ओरल मेडिकेशन लेते हैं तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू फर्स्ट पास इफेक्ट की मेटाबॉलिज्म होते हुए लिवर में आती है और कुछ परसेंटेज ऑफ द लिवर, कोई स्मॉल परसेंटेज ऑफ द लिवर में मेटाबोलाइज होती है। सो फर्स्ट पास इफेक्ट इज द प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। ड्रग आने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड से, प्लाज्मा से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में जो ड्रग की मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग। ड्रग जाती है और वापस अपना काम करके अपने रिसेप्टर्स पे, ये सेल्स बनाए हुए हैं, टिश्यूज बनाए हुए हैं, उन रिसेप्टर्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करके ड्रग ने वापस ब्लड की तरफ आना है। अब ब्लड में आने के बाद ये ड्रग अपना काम कर चुकी है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर चुकी है जिस मकसद के लिए हमने ये इसको बॉडी में एंटर किया था, एडमिनिस्ट्रेट किया था। अब इस ड्रग का फंक्शन खत्म हो चुका है, अब इस ड्रग ने वापस ब्लड के थ्रू लिवर में आना है। ये देखें आप, लिवर एक एरो बनाया हुआ है येलो कलर का। ड्रग वापस आई है लिवर में। लिवर में आने के बाद इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, मोस्ट प्रोबेबली इस ड्रग की इनएक्टिवेशन होगी बाय द लिवर, स्पेशली द हेपेटिक एंजाइम्स। उसके बाद ये ड्रग इनएक्टिव होगी, या तो बाइल के थ्रू फेसिस में निकल जाएगी लिवर में, या किडनीज के थ्रू यूरिन में निकल जाएगी। ये दो इसके मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन है मेटाबॉलिज्म के बाद। लेकिन ये दोनों तभी होंगे जब ड्रग उसको मेटाबोलाइज करेगा। अब अगर मेटाबोलाइज नहीं करता फॉर एग्जांपल ड्रग, तो क्या होगा कि इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी उन ड्रग्स की, और वो ड्रग अगेन एंड अगेन रीनल से, किडनी से, यूआईटी से बार बार रीअब्जॉर्ब होती रहेगी और उसकी बहुत माइनर परसेंटेज बॉडी से निकलेगी। तो ऐसी ड्रग जो अपना काम कर चुकी है, अपने रिसेप्टर्स के ऊपर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म कर चुकी है, उनका इनएक्टिव होना मस्ट है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये भी बेसिकली यही फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस बताए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, उसके बाद ड्रग प्लाज्मा में रहती है फ्री ड्रग के तौर पे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। इट इज़ द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्लड। फिर उसके बाद ड्रग वापस आती है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या तो उसके मेटाबोलाइट मजीद एक्टिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है इन यूरिन। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में हम सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, साइट कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कौन से इन्वॉल्व हैं, एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ अ ड्रग विथ कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन इट्स solubility एंड एक्टिविटी। अब केमिकल ऑल्टरेशन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दो ऐसी और चीजें इसमें ऐड होगी, एक तो सोलबिलिटी उसकी चेंज करनी है लिवर ने हेपेटिक एंजाइम्स के थ्रू, दूसरी क्या करनी है, उसकी एक्टिविटी चेंज करनी है। सॉल्युबिलिटी से मुराद ये है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो अनआयनाइज्ड ड्रग्स हैं, जो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स हैं, उनको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना, नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स में कन्वर्ट करना, या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करना। इसका मतलब ये है। एक्टिविटी से क्या मुराद है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक्टिव होती हैं, उनको इनएक्टिव बनाना। ठीक है। तो एम क्या क्या होगा, व्हाट इज द एम ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन मकसद है, टू कन्वर्ट द लिपिड soluble ड्रग्स इनटू वाटर soluble ड्रग, सो दैट द ड्रग्स आर रेडिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। जो लिपिड लविंग ड्रग्स हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, जो अनआयनाइज्ड ड्रग्स हैं, यानी जो एब्जॉर्बेबल ड्रग्स हैं। मैंने आपको एक एब्जॉर्प्शन में एक चार्ट बताया था कि वो ड्रग्स जो एब्जॉर्बेबल होती हैं, वो ड्रग्स जो नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं। तो वो सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप आपको काम आएंगे। जो ड्रग्स लाइपोफिलिक होंगी वो
वाटर सॉल्युबल में, पोलर कंपाउंड में, चार्ज मॉलिक्यूल में, वाटर सॉल्युबल में, आयनाइज ड्रग्स में कन्वर्ट करेगा लिवर। ठीक है। तो ये देखें, ये वही मैंने दोबारा से इसको आपकी याद दिलाने के लिए यहाँ पे ये चार्ट दोबारा से रखा हुआ है, ये वाली स्लाइड। तो देखें, एब्जॉर्बेबल ड्रग्स वो होती हैं जो नॉन पोलर होती हैं। तो अब इन ड्रग्स को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एब्जॉर्बेबल ड्रग्स को नॉन एब्जॉर्बेबल में कन्वर्ट करना है, ताकि वो ड्रग्स बॉडी से लिवर के थ्रू या किडनी के थ्रू आराम से निकल जाए। ठीक है। तो पोलर वो, नॉन पोलर वो होंगी जो एब्जॉर्बेबल ड्रग होगी, तो उसको हमने क्या करना है, पोलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसी तरह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगी, लाइपोफिलिक ड्रग्स होंगी, उनको हमने क्या करना है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है। जो अनआयनाइज्ड ड्रग होंगी, हमने कोशिश करना है कि उनको आयनाइज्ड में हम कन्वर्ट कर दें। जो अनचार्ज होंगी, उनको हमने चार्ज में कन्वर्ट कर दें। साइट्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स का अमल होता है? मेनली हमारे पास लिवर है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा किडनीज हैं, जीआईटी है, प्लाज्मा है, प्लेसेंटा है, एड्रिनल ग्लैंड है, स्किन है, ब्रेन है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, या ये आप देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। ठीक है। और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। आउटकम्स, व्हाट आर द आउटकम्स या इफेक्ट्स क्या हैं बायो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के? फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आफ्टर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर इनएक्टिव फॉर्म. So inactivation of the drug is one of the major outcome effect of biotransformation. Active drugs metabolize into more active metabolites. कभी कभार ये होता है कि जो हमारे पास एक्टिव ड्रग्स होती हैं, उनको मजीद उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है लिवर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। कुछ प्रो ड्रग्स होती हैं, इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक्टिवेशन ऑफ अ प्रो ड्रग इज आल्सो द आउटकम इफेक्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और कुछ ड्रग्स बगैर किसी चेंज के इसी तरह से एक्सक्रीट की जाती हैं। सो इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एज टू बी बायोलॉजिकली इनइफेक्टिव। एग्जांपल है इसकी, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म। आइबुप्रोफेन है, पैरास्टामोल है, लाइडोकेन है, क्लोराम्फेनिकोल है, प्रोपेनोलोल है। कुछ ड्रग्स मैंने आपको बताया था कि वो भी हालांकि एक्टिव ड्रग्स होती हैं, उन एक्टिव ड्रग्स को उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जिन्होंने जाके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करना है, उन ड्रग्स को मजीद एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। लेकिन ये बहुत कम ड्रग्स हैं ये, इसके मुकाबले में जो इनएक्टिवेशन ऑफ होती है, इसके मुकाबले में आप समझ लें कि बहुत कम ड्रग्स ऐसी होती हैं, गिने चुने ड्रग्स हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये एक्टिव ड्रग्स हैं और ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं इनके। जैसे मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और जैसे प्रिमिडोन है, तो फिनोबार्बिटोन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजिपाम है, डिसमिथाइल डाइजिपाम, ओक्साजिपाम। डिजिटॉक्सिन है, डिजॉक्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी आप एक नज़र देख सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द प्रो ड्रग्स, मैंने आपको बताया, जैसे ये इसमें दो क्लासिकल एग्जांपल है, ये एक है लिवोडोपा एंड एनालाप्रिल, बाकी भी हैं। तो दो ये आप याद रख लें तो काफ़ी हैं आप लोग के थर्ड ईयर के एमबीबीएस के लेवल पे, कि ये प्रो ड्रग्स को एक्टिव ड्रग्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे लीवाडोपा का जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज डोपामीन, इनालाप्रिल का है इनालाप्रिलेट, अल्फा मिथाइल डोपा का है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। डिबिप्रिन का है एपिनेफ्रिन। सो दोज प्रो ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है। और वो एक्टिव ड्रग्स फिर जाके अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं। सो फर्स्ट पास इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फर्स्ट पास इफेक्ट, इट इज द मेटाबॉलिज्म इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो एक्सटेंसिवली फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जिन ड्रग्स का, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन है, हम ओरली अगर आप देते हैं तो 90% ऑफ ड्रग या 80% ऑफ द ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जाती है जीआईटी में। तो ऐसी ड्रग को फिर हम सब लिंगुअल लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इंसुलिन है, इसको अगर आप इंजेस्ट करते हैं, इंसुलिन का सिरिंज जो है, इंसुलिन को जो इंजेक्टेबल फॉर्म है, तो 100% ये जीआईटी के एंजाइम्स में, गैस्ट्रिक जूसेस में ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम फिर सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट एक्सटेंसिवली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनका अपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट चेंज करना है। उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी और पेशेंट को
कम डोज में वो ड्रग लेनी पड़ती है। ये वही डायग्राम है जो पढ़ते आ रहे हैं। जीआईटी से ड्रग एब्जॉर्ब होती है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, फर्स्ट पास इफेक्ट होता है और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है। सो टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली दो टाइप की होती है, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक। नॉन एंजाइमेटिक हम एंड पे पढ़ेंगे, सबसे पहले एंजाइमेटिक पे हम कंसंट्रेट करते हैं। इसमें फर्दर दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, फेज वन रिएक्शन, फेज टू रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में फर्दर माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं, फेज टू में भी माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शंस जो माइक्रोसोम में हो रहे होते हैं उनको माइक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, जो आउटसाइड माइक्रोसोम हो रहे होते हैं उनको हम नॉन माइक्रोसोमल कहते हैं। रिएक्शंस ऑफ एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कि फेज वन होता है, फेज टू होता है। फेज वन को आप समझ लें फेज टू के साथ कंपेयर करके देखें। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेज वन को हम नॉन सिंथेटिक भी कहते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, जबकि फेज टू को हम सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं या कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब यहीं से आप इसका डिफरेंस देख लें। फेज वन का मतलब ये होता है कि फेज वन में लिवर ने हेपेटिक एंजाइम्स के थ्रू एक ड्रग के साथ एक और एंडोजीनस सब्सटेंस को कॉन्जुगेट करना है, सिंथेसाइज करना है। ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ठीक है, जबकि फेज वन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इन दोनों के फर्दर क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको मैं जितना आसानी से आपको बता सकता हूँ वो बताऊंगा इंशाल्लाह। और आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको, मेरा अपना ये ख्याल है कि 80 to 90% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, सबसे पहले ड्रग होती है। ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के बाद जब ब्लड में आई है हेपेटिक एंजाइम में आती है, तो हेपेटिक एंजाइम्स लिवर में क्या करते हैं, फेज वन से ड्रग गुजरती है। ड्रग अगर सफिशिएंटली पोलर हो जाए, सफिशिएंटली आयनाइज्ड हो जाए, सफिशिएंटली अनएब्जॉर्बेबल हो जाए, सफिशिएंटली वाटर सॉल्युबल बन जाए फेज वन में, तो ड्रग ने फेज टू में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो यहीं से ही किडनीज के थ्रू यूरिन में निकल जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं बनती सफिशिएंटली, तब जाके फेज टू रिएक्शन में जाके ये इंटर होती है और लिवर इसके ऊपर मजीद मेहनत करके इसको मजीद वाटर सॉल्युबल बना देता है, पोलर बना देता है, आयनाइज्ड बनाएगा और नॉन एब्जॉर्बेबल बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली, मेजोरिटी मतलब मैं आपको कहूंगा कि 99% ड्रग्स इस पैटर्न के थ्रू होती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली फेज टू में पहले जाती हैं, उसके बाद फेज वन में जाती है और उसके बाद फिर बॉडी से निकलती है। ठीक है, एक्सेप्शन इज फेज टू में प्रीसीड फेज वन रिएक्शन, एग्जांपल आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या होता है, सबसे पहले फेज टू रिएक्शन में जाता है, उसकी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद फेज वन में जाती हैं और उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसे ये बताया हुआ है कि सबसे पहले आइसोनियाजिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एन एच से, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आई एन एच जो है, आइसोनियाजिड जो है, उसकी सबसे पहले एसिटाइलेशन होती है। एसिटाइलेशन फेज टू रिएक्शन है, हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फेज वन में जाती है और वहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो रिएक्शंस ऑफ एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन, फेज वन हम पढ़ेंगे, ये नॉन सिंथेटिक है, इसमें कोई भी लिवर जो है वो ड्रग के साथ किसी और एंडोजेनस सब्सटेंस को, ग्लूकुरोनिक एसिड को, सैलिसिलिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, इसके साथ ड्रग को कंबाइन नहीं करता, बल्कि इन तीन रिएक्शंस के थ्रू, जिसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, इन तीन रिएक्शंस के थ्रू ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना के बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फेज वन नॉन सिंथेटिक है, इसमें लिवर ड्रग के साथ एंडोजेनस सब्सटेंस को कंबाइन नहीं करता, इसी वजह से सिंथेसिस नहीं हो रही। दीज आर कॉल्ड नॉन सिंथेटिक फेज वन रिएक्शंस। फेज वन में फर्दर तीन किस्म की होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन जैसे आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोलिसिस द ब्रेकडाउन ऑफ अ ड्रग बाय एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखें, अब ये एक डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें कि ड्रग अगर सफिशिएंटली पोलर हो जाए तो फेज वन में जाने के बाद ये यूरिन में या बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अगर ना हो तो स्टिल, अगर ड्रग एक्टिव फॉर्म में हो तो तब जाके ये फेज टू रिएक्शन में जाती हैं और वहां से ड्रग कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाती हैं
उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, लाइपोफिलिक से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है, अनआयनाइज से आयनाइज में कन्वर्ट हो जाती है, चार्ज से अनचार्ज में कन्वर्ट हो जाती है, पोलर नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाती है, और बाइल या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। सो फेज वन रिएक्शन में होता क्या है, ये फेज वन रिएक्शन की डेफिनेशन है। इन दिस फेज द लाइपोफिलिक ड्रग विच इज रेडिली रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन, अगर लाइपोफिलिक ड्रग को आप फेज वन रिएक्शन के थ्रू हेपेटिक एंजाइम्स में बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाएंगे तो वो हमेशा किडनी से रीएब्सॉर्ब होती रहेगी, और वो सारी जिंदगी आप समझ लें वो ड्रग आपकी बॉडी में रहेगी। In this phase, the lipophilic drug is made more polar, water soluble, ionized, charged या नॉन एब्जॉर्बेबल उसको बनाया जाता है by introducing और unmasking a polar functional group such as hydroxyl group और NH2 amine group। अब इस फेज वन रिएक्शन में ड्रग को मजीद पोलर बनाया जाता है, वाटर soluble बनाया जाता है। कैसे? इन दो ग्रुप्स के थ्रू, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू या अमाइन ग्रुप के थ्रू। या तो इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ओ एच को या NH2 को हम इस ड्रग में, जो हमें ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे लिवर में आई है, उसमें हम या तो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, हम मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे बताया फेज वन रिएक्शन में जो ये ड्रग है, ये वाली ड्रग, इसमें हमने क्या किया है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया है। या तो ये ऑलरेडी ऐड हुआ होगा, जस्ट इसके ऊपर एक मास्क चढ़ा होगा, एक कवर लगाई होगी, उस उस कवर को, उस मास्क को हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसको हमने अनमास्किंग करनी है उसकी, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं पोलर फंक्शनल ग्रुप। इस पोलर ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को अगर आप अनमास्क करेंगे, आप इसे ये मास्क हटा देंगे, ये एक्सपोज कर देंगे आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो फेज वन रिएक्शन ये समझेगा कि इस ड्रग को अब रीएब्सॉर्ब नहीं होना है, बल्कि अब यहाँ से बाइल के थ्रू या किडनीज के थ्रू हमने इसको निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, या तो ये ग्रुप ऑलरेडी ऐड हुआ होगा, इसके ऊपर मास्क होगा, हमने उसकी अनमास्किंग करनी है, या ये हो सकता है कि इसमें ये मौजूद ही ना हो। तो हेपेटिक एंजाइम्स क्या करते हैं फेज वन रिएक्शंस के थ्रू, मैं एंजाइम्स में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, उसमें इसकी एडिशन कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे समझने वाली बात है। या तो इन दोनों ग्रुप्स को हम अनमास्क कर देंगे, या अगर ये मौजूद नहीं है, NH2 नहीं है मौजूद और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है मौजूद, उसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हम उसके साथ ऐड कर देंगे ड्रग को। अगर ये प्रॉपरली हो जाता है, ये दोनों काम हो जाते हैं, तो बॉडी में जो ये ड्रग है, इसको फेज वन से फेज टू में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये फेज टू में जाती है और सफिशिएंटली पोलर नहीं होती इस दोनों काम के बावजूद, तो फिर क्या करता है लीवर, इसके साथ सल्फेशन करता है, सल्फेट ग्रुप लगा देता है, इस एसिटाइलेशन करता है, एसिटाइल ग्रुप लगा देता है, ग्लूकोरोनाइड कर देता है जिसको ग्लूकोरोनाइडेशन कहते हैं, या ग्लूटाथायोन लगा देते हैं, ग्लूटाथायोन ग्रुप लगा देता है, जिसकी वजह से ये जो जितने भी एंडोजेनस सब्सटेंसेस हैं हमारे लिवर में, जैसे ग्लूटाथायोन है, ग्लूकुरोनिक एसिड है, एसिटाइल एसिटाइल ग्रुप है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट ग्रुप है, ये सब हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं, ये चार्ज कंपाउंड होते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर किसी ड्रग के साथ आप ये एंडोजेनस कंपाउंड आप इसको कॉन्जुगेट कर देंगे, सिंथेसाइज कर देंगे, किसी ड्रग के साथ आप लगा देंगे, तो वो कभी भी रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो फेज टू रिएक्शन की ये खूबी है, ये खासियत है कि वो बॉडी में मौजूद ये जो एंडोजिनस सब्सटेंसेस हैं, ये इस ड्रग के साथ लगा के बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देती है। ये भी चली जाती है क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल नहीं होती, ये पोलर, इसके ऊपर पोल लगे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल लगे होते हैं, ये चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और इसके साथ आप कोई भी ड्रग ऐड कर देंगे, उसकी दोस्ती करा देंगे, तो ये दोस्त को भी ले डूबेगा और खुद भी ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जनरल कॉन्सेप्ट आपको एक समझ आ गया कि इसमें होता क्या है। अब फेज वन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि नॉन सिंथेटिक होते हैं, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप को या तो इंट्रोड्यूस करना था ड्रग में, या अगर वो मौजूद है उनकी जस्ट अनमास्किंग करनी थी। अब ये तीन रिएक्शंस के थ्रू होगा ऑक्सीडेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन ऑफ फेज वन, जिसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं। दूसरा काम क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स। इन दोनों के थ्रू ड्रग क्या करती है, इन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को
जो पोलर फंक्शनल ग्रुप है जो कि हाइड्रोक्सिल एंड अमाइन ग्रुप है, उनको या इंट्रोड्यूस कर देंगे या उसको अनमास्किंग कर देंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन बेसिकली माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल दोनों टाइप में होते हैं। माइक्रोसोम में भी हो रहे थे और नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन भी हो रहे थे। जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, दे आर लोकेटेड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर एंड अदर टिश्यूज। मेनली हमारे पास लिवर में होते हैं। ये तीन एंजाइम्स आपने याद रखने हैं कि ये तीन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं जिनके जरिए माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशंस होती है फेज वन रिएक्शंस में। मोनोऑक्सीजनेसिस, साइटोक्रोम P450, ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेसिस। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइक्रोसोमल एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फेज वन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये चारों में से तीन दे देंगे, एक यहाँ से उठा के दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोऑक्सीजनेसिस, साइटोक्रोम P450, family of enzymes and glucuronide transferases are the microsomal enzymes which are involved in the microsome. They are present in the microsome and they are involved in the oxidation of ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, जो नॉन माइक्रोसोमल होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोसोल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स में होते हैं। What are the name of those known microsomal enzymes? Flavoproteins, esterases, amidases and conjugases। ठीक है जी। तो P450, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज्यादा ड्रग्स की, मोर देन 50% ऑफ द ड्रग्स इन फैमिली ऑफ एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखने की कोशिश ना करें कि इतनी ज्यादा मैंने इसकी डिटेल आपको बताई है। तो साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स को हम फैमिली ऑफ एंजाइम्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारी सब टाइप्स की ये फैमिली है। और इसमें सब फैमिलीज हैं। अब उनके फर्दर नाम याद रखना इम्पॉसिबल है, मुझे भी इवन याद नहीं है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये मोर देन 50% ऑफ द ड्रग्स को हम जितने इंजेस्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, उनमें मोर देन 50% ऑफ ड्रग्स को मेटाबलाइज करने वाले जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, दे आर साइटोक्रोम P450। जैसे CYP, साइटोक्रोम P450। अब इसके फर्दर अगर आप टाइप्स और फैमिलीज को देखें तो CYP1A2 है, CYP3A4 है, CYP2A6 है, और जाते रहे आप। लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक मैंने इसकी एक ओवरव्यू देना था। रिडक्शन में क्या होता है, ये भी माइक्रोसोम में और नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शंस में होते हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ कन्वर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। It involves the addition of hydrogen positively charged radical, removal of oxygen। तो ये सारी रिएक्शन बेसिकली आप ये समझ लें कि उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, उन अमाइन ग्रुप को या इंट्रोड्यूस करेंगे या उनकी अनमास्किंग करेंगे, ताकि ड्रग हमारी जो है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होके बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये वही वाले एंजाइम्स है, ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। रिडक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल टू एराइलामीन, ये एक एग्जांपल है रिडक्शन की। हाइड्रोलिसिस, ये वाहिद फेज वन का रिएक्शन है जो कि नॉन माइक्रोसोमल होता है। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द ओनली नॉन माइक्रोसोमल chemical reaction of phase 1 is hydrolysis, cleavage of a drug molecule by taking up a molecule of water। जैसे अब ये केमिकल रिएक्शन को आप समझने की कोशिश करें, ईस्टर्स प्लस वाटर को, H2O को मिला के ईस्टरेजेस जो एंजाइम्स हैं उसमें केमिकल रिएक्शन करके एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अमाइडेजेस एंड पॉलीपेप्टाइडेजेस आर हाइड्रोलाइज्ड बाय अमाइडेजेस एंड पेप्टाइडेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कोलिन ईस्टर्स हैं, प्रोकेन है, लेग्नोकेन है, प्रोकेनामाइड है, एस्पिरिन है, कार्बामेज़ापीन इपॉक्साइड है, पेथिडीन है, ऑक्सीटोसिन है। ये सारी हाइड्रोलिसिस से मेटाबोलाइज होती हैं ड्रग्स। हाइड्रोलिसिस हकर इन दी लिवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा एंड अदर टिश्यूज। अब हम आते हैं फेज टू रिएक्शन पे। मैंने आपको बताया ना कि अगर फेज वन में ड्रग सफिशिएंटली पोलर हो जाए तो उसको फेज टू में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। दो लेक्चर में फेज वन रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको फेज टू बताऊंगा।